Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we are going to start our chapter number first in the revision session. जिस तलबा हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की रिवीजन का आगाज करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में 3 मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर से शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ लाइफ। लाइफ को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द सेट ऑफ characteristics that distinguish the living organisms from the non living। और अगर इसके कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाना चाहें तो हम देखते हैं लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड दीज आर आल्सो हाईली कॉम्प्लेक्स। यानी लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टर है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म होती हैं, पेचीदा हैं, और इसी तरह से हम कहते हैं दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, और इस एनर्जी की बेस पर इनकी बॉडी के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म इनके अंदर चलती है। और इसी तरह से हम देखते हैं दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डीएनए आरएनए की सूरत में। और इसी तरह से मजीद करैक्टर जो है इनमें रिप्रोडक्शन का अमल है, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी पाई जाती है। तो इसी तरह से हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्स देते हैं, और इसके साथ साथ अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। मेंटेन इंटरनल इन्वायरनमेंट, मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। ये भी एक बेसिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, 8 कैरेक्टर हुए। और इसी तरह से हम कहते हैं कि लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टर ये भी है, दीज आर द नॉट इटर्नल, यानी दे हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। तमाम जिंदा जानदार हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते। तो हम इसको कहते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के दरमियान में जो डिफरेंशिएशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। इसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी में। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और इसी तरह से हम कहते हैं लिपिड्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स। द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसी तरह से देखा जाए कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ लिविंग organisms with their environment। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से जो रिलेशन है, इसको स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, इसको इकोलॉजी भी कह देते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? द सराउंडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जो आम आंख से हमें नजर ना आए, जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत से फंजाई हैं, और प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो आम आंख से नजर नहीं आते, इनको स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और इसी तरह से पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड शेल्टर। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स के तौर पर काम करते हैं, वायरसेस पैरासाइट्स के तौर पर काम करते हैं। और इसी तरह से आगे है मैरीन वाटर
जाती हैं मैरीन वाटर बायोलॉजी में, एक हम कहते हैं फिजिकल, सेकेंडली द केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स लाइफ इन द मैरीन वाटर बायोलॉजी। और मैरीन वाटर बॉडीज क्या हैं? सीज एंड ओशंस, बड़े समुद्र जो हैं जिनका पानी नमकीन होता है, ये मैरीन वाटर बायोलॉजी कहलाता है। नमकीन पानियों में बसने वाली लाइफ के कैरेक्टर्स को स्टडी करना फिजिकली पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर के एतबार से मैरीन वाटर। और अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें कि जो फ्रेश वाटर है, नॉन सॉल्टी वाटर है, जैसे रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स का होता है, उसके फिजिकल और इसी तरह से केमिकल पैरामीटर की स्टडी करना कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर, जिसमें रिवर है, स्ट्रीम्स है, लेक्स हैं, पाउंड्स हैं, ये तमाम के तमाम जो पानी नमकीन नहीं है उसमें पाई जाने वाली लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स का मुताला फ्रेश वाटर बायोलॉजी बन जाता है। ह्यूमन बायोलॉजी हम कहते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन, इंसान का तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, जिसमें फिजियोलॉजी शामिल है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें सेल बायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, तमाम तरीकाकार के जरिए से इंसान को स्टडी करना, इट इज द ह्यूमन बायोलॉजी, यह ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। ऐसा ही नेक्स्ट ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर जो है, सोशल behavior of the organisms that make societies, for example जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इसमें जो कम्युनिकेशन है एक जिंदा जानदार की अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स और डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के साथ, ये कहलाएगा सोशल बायोलॉजी। जैसे हनी बीज हैं, इनकी भी एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी है, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, के जिंदा जानदारों को ह्यूज पैमाने पर इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है और इससे हम इंसुलिन पैदा करते हैं। तो ये मेजर ब्रांचेस हुई। इसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को हम डिफाइन करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। बायोलॉजी इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज जिसमें क्या है, सेट मेथडोलॉजी है विद सीक्वेंशियल स्टेप, इट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। यानी हम देखते हैं कि मरहलावार इक़दामात के जरिए से किसी भी चीज के बारे में जो छानबीन है उसमें छुपी हकीकत को तलाश करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। और इसी तरह से आगे वो डिफाइन करता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं इट इज द वे ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और ऑब्जर्वेशन जो है हम देखते हैं कि हम हासिल करते हैं, इंसान हासिल करता है 5 सेंसेस के जरिए से। और इसी तरह से जहां पर इंसान की सेंसेस
काम नहीं करती वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्किन पे मौजूद बैक्टीरिया को हमारी आंख नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप्स यूज किए जाते हैं, और ब्लड में मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स और पॉइजन के केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, वे ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो कहता है ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक जिसको हम कहते हैं that tells the quality of the things, और दूसरी हम कहते हैं it is the quantitative that tells the quantity of the things। हम देखते हैं कि क्वालिटी वाली ऑब्जर्वेशन लेस एक्यूरेट है क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल, जबकि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट है क्योंकि हम इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। दीज आर द मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड। हम इनको कहते हैं These can be measured and recorded। और इस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद हम इसको एक साइंटिफिक स्टेटमेंट में बदलते हैं, that is called hypothesis। डिफाइन करते हैं tentative explanation of observation is called हाइपोथेसिस। यानी अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को एक साइंटिफिक स्टेटमेंट में बदलें जो यूज करती है इफ एंड देन लॉजिक इसके अंदर इस्तेमाल हो, तो ये साइंटिफिक स्टेटमेंट जो है ये अपना हाइपोथेसिस यानी मफरूजा कहलाता है। और हम देखते हैं मफरूजा बनाने के लिए 5 अदर वेज भी मौजूद हैं जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हटकर हैं, जिस तरह से हम कहते हैं इंट्यूशंस और इमेजिनेशन। इंट्यूशन और इमेजिनेशन यानी कि जो बंदा ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर रहा है उसके तसव्वुरात और ख्यालात क्या हैं, और इसी तरह से एस्थेटिक प्रेफरेंस कि जो बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसकी संजीदगी का लेवल क्या है, आया कि उसने गैर मेयारी तरीके से तो कोई मेजरमेंट कोई क्वांटिटी की पैमाइश नहीं की, तो ऐसी सूरत में इंफॉर्मेशन रॉन्ग गलत हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही नहीं होंगे। और इसी तरह से फिर वो देखते हैं रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज को भी बड़ा दखल है। और इसी तरह से हम देखते हैं कंपैरिजन एंड एनालॉजी, यानी कि जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेब जमीन पर नीचे की तरफ गिरता है, तो उसने उस जैसी बहुत सी चीजों को जमीन पर नीचे गिराकर देखा, इसको कहते हैं कंपैरिजन एंड एनालॉजी। और इसी तरह से हम कहते हैं अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, डिस्कवरी ऑफ one thing while looking for other, तो ये 5 मेथड्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट से हिस्ट्री में, तारीख में, साइंस की तारीख में इस्तेमाल हुए और इनकी बुनियाद पर बहुत सी रिसर्च की हैं, बहुत से कारनामे साइंसदानों ने सरअंजाम दिए, इनको भी मद्देनजर रखा जाता है हाइपोथेसिस को तशकील देने के लिए। अब हम अपने हाइपोथेसिस को डिडक्शंस के जरिए से परखते हैं। तो डिडक्शंस के 2 मेथड, एक जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जिसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सिंपल से यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। और अगर इसी तरह से हम स्पेसिफिक से किसी जनरल प्रिंसिपल की तरफ मूव करें तो ये इंडक्टिव रीजनिंग बन जाता है। अब देखिए जरा इसमें एग्जांपल ये है, अगर हम कोई सिंपल जनरल प्रिंसिपल से कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ऐसी सूरत में हमारी जो रीजनिंग है ये बन जाएगी डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे मिसाल के तौर पर ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पर होते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करें किसी खास को, यानी ये ऑल बर्ड्स हैं, तमाम इसमें शामिल है, जनरल है,
और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम कहते हैं स्पैरो इज अ बर्ड। उसकी रीजन हमने स्पैरो पे स्पेसिफिकली खास एक ही परिंदे पे ऑब्जर्वेशन की, तो यानी हमारा जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जो सफर है मूव करना, ये डिडक्टिव कहलाएगा। और स्पेसिफिक से अगर हम जनरल की तरफ मूव करेंगे तो ये इंडक्टिव मेथड बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि स्पैरो इज अ बर्ड, और हमने इसमें रीजन ये लगाई है कि उसमें विंग्स मौजूद हैं, तो इस तरह से फिर हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि तमाम जिंदा जानदार, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम जिंदा जानदार में जिनमें भी विंग्स मौजूद होंगे उनको हम परिंदे कहेंगे। तो ये हम एक स्पैरो से ऑब्जर्व करके एक आम असूल की तरफ गए हैं, एक तमाम परिंदों की तरफ गए हैं, तो इसको कहेंगे इट इज द इंडक्टिव रीजनिंग। अगर एक आम असूल से मूव करते हुए किसी खास परिंदे जिंदा जानदार के लिए कंक्लूजन ड्रा किया जाएगा तो ये कहलाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। इसी तरह से फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी। थ्योरी हम कहते हैं कि जब कभी कोई हाइपोथेसिस बार-बार टेस्ट किया जाए, इफ a hypothesis is tested again and again and never rejected, then it becomes a theory। तब हम इसको थ्योरी कह देते हैं। और इसी तरह से एक ऐसी थ्योरी जिसको हम कहते हैं इट इज द प्रोडक्टिव थ्योरी, जो थ्योरी प्रोडक्टिव होगी ये क्या करती है, सजेस्ट द न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस के एक थ्योरी से नए और डिफरेंट हाइपोथेसिस निकलते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल है परिंदों की और विंग्स की, तो हम ये कहते हैं कि सम बर्ड्स कैन नॉट यूज विंग्स फॉर फ्लाइट। जिस तरह से हम कहते हैं ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, कीवी है, तो ये बड़े परिंदे अपने विंग्स को उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नए मफरूजे उसमें से निकलेंगे। तो ऐसी थ्योरी जो दुरुस्त हो और नए नए हाइपोथेसिस पेश करे, ये प्रोडक्टिव कहलाती है। इसी तरह से लॉ की बात करते हैं। लॉ हम कहते हैं कि जब साइंटिस्ट जो है डिस्प्रूव करने की कोशिश करें, इसको हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये नाकाबिले तरदीद थ्योरी कहलाती है और हम इसे कहते हैं इट इज द यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये कुदरत की, अल्लाह ताला की एक कायनात में कुदरती अमल की हकीकत है। जैसे एग्जांपल्स हैं हार्डे-वेइनबर्ग लॉ और इसी तरह से मेंडल्स लॉ। तो ये दो एग्जांपल्स हैं बायोलॉजी में कवानीन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ द मैनकाइंड। तो बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में हम देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से और इसी तरह से जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, उन ब्रीडिंग टेक्निक्स के जरिए से ऐसी वैरायटीज पैदा की गई हैं जो हाई यील्ड देती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पोल्ट्री है, पोल्ट्री चिकन जो कि व्हाइट मीट प्रोवाइड करता है, और इसी तरह से प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है वीट, कॉटन एंड राइस की जो है वो पैदा की गई हैं। वीट, कॉटन एंड राइस प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नई नई वैरायटीज पैदा की जिनकी पैदावार ज्यादा है। तो ये बायोलॉजी की खिदमत हैं। इसी तरह से हेल्थ के शोबे के अंदर अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और इसी तरह से जो ट्रीटमेंट है, इसने दुनिया से बहुत सी डिजीजेस और बीमारियों को खत्म कर दिया है। जैसे पोलियो को वैक्सीनेशन से पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया। और इसी तरह से नेक्स्ट हम कहते हैं कि सॉइल पोल्यूशन, यानी
हम इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और इसी तरह से फंगिसाइड्स, केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फसलों में जहरीले केमिकल्स हैं, और ये जहरीले केमिकल जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स और फंगस हैं उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं, और अगर यही जहरीले प्रोडक्ट सॉइल के जरिए से नेक्स्ट सीजन की फसल में एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में पहुंचेंगे खुराक के जरिए से, तो हम इस सॉइल पोल्यूशन को खत्म करने के लिए नई एक बायोलॉजिकल टेक्निक डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या किया जाता है, कंट्रोल करते हैं कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जरासीमों को या हशरात को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जैसे एफिड इज कंट्रोल्ड दैट अटैक्स ऑन द वॉलनट ट्री बाय वेस्ट। और इसी तरह से नेक्स्ट टेक्निक है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन इरेटेड वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई रखनी है और इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देने हैं। तो इस वाटर में प्लांट्स की जो ग्रोथ है इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में हम देखते हैं कि इसके दो बेनिफिट हैं कि स्पेस साइंटिस्ट जो हैं, स्पेस साइंटिस्ट यूज करते हैं टू ग्रो वेजिटेबल्स इन द स्पेस। और इसी तरह से इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स का हमें पता चल जाता है कि कौन सी फसल के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के जरिए से हम क्या करते हैं, प्लांट्स को सॉइल की बजाय वाटर में ग्रो करते हैं जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए गए हों। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में प्रिजर्वेशन की जाती है, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बाय हीटिंग, यानी कि हम हीट करके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में जो जरासीम है उनको पाक साफ कर देते हैं। लुइस पास्चर ने इस मेथड, इस तरीकाकार को डेवलप किया था। 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 15 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए दूध या दूध के प्रोडक्ट को गर्म करते हैं तो उसमें से जरासीम खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें हम करते हैं यूज ऑल possible methods to control disease from the society including the awareness। जैसे कि आजकल के दिनों में कोरोना वायरस वाली वबा की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही फैलाई गई है, वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, प्रिवेंटिव मेजर जो है वो इख्तियार की जा रही हैं। तो इस अमल को कहते हैं इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए से, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के जरिए से किसी भी बीमारी को किसी भी इंसानी सोसाइटी से खत्म करना, इस अमल को कहा जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये हमारे पूरा चैप्टर की जो है वो समरी